हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास की शुरुआत क्लास 7 में साइंस का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। अब ये देखिए क्या है, इस चैप्टर के ये जो चैप्टर है इसमें 3 चीजें हैं। एक तो आपका वेदर है, व्हाट इज वेदर, इसके बारे में, कंपोनेंट ऑफ वेदर, वेदर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्या क्लाइमेट क्या होता है, फिर वेदर और क्लाइमेट में रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन, इनमें रिलेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कहीं का वेदर और क्लाइमेट है तो वहां पे रहने वाले जीव जंतु हैं, उस वेदर और क्लाइमेट में अगर कोई बदलाव होता है तो उसके अकॉर्डिंग टू अपने आप को कैसे ढालते हैं। तो ढालने को ही वहां पे एडाप्टेशन कहते हैं। जैसे हम ही लोग रहते हैं, जिस भी जगह पे कोई ठंडे प्रदेशों में रहता है, कोई गर्मी वाले में रहता है, कोई बारिश वाले सीजन में रहता है, तो अगर वहां का टेम्परेचर कभी सपोज करिए या मैदानी वाले क्षेत्रों में है, प्लेन में है, तो वहां पे बदलता रहता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप में क्या बदलाव करते हैं, उस मौसम के अकॉर्डिंग टू अपने आप को कैसे चेंज करते हैं, उसी को चेंज को क्या कहते हैं, एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग टू। तो तीनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम वेदर समझेंगे, क्लाइमेट समझेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट क्लाइमेट के रीजन समझेंगे कि अलग अलग रीजन है तो वहाँ क्लाइमेट क्या, जैसे एकदम नॉर्थ पोल पे क्या है, इक्वेटोरियल पे क्या है, ज्योग्राफी में, और नीचे धरती के नीचे वाले में जो साउथ पोल में है वहाँ का क्या है, बीच में टेम्परेट है जहाँ पे न गर्मी न ठंडी होती है, उसके जगह पे जो रीजन है वहाँ पे कैसे एनिमल्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या करेंगे, देखेंगे, उसके अलावा से उसका चेंज देखेंगे। तो यही 3 चीजें हम लोगों इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स टेक वन बाय वन। सबसे पहले टॉपिक हमारा वेदर क्या होता है। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस ऑन ए डेली बेसिस, यहां वर्ड ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस, ऑन ए डेली बेसिस विथ रिगार्ड टू एस्पेक्ट सच एज। तो कहने का मतलब किसी जगह का, वहां का जो वातावरण है प्रतिदिन कैसे रहता है, ठीक है, उस वातावरण में क्या चीजें हम लोग देखते हैं, ह्यूमिडिटी, हमारे हवा में कितनी पानी की मात्रा है, ह्यूमिडिटी हमने पहले भी डिस्कस किया, ह्यूमिडिटी क्या होती है बताएंगे अभी। द टेम्परेचर, वहां का तापमान जो हम लोगों ने फ़ारेनहाइट वगैरह से किया था, सेंटीग्रेड से, फिर वहां पे पानी क्या आता है, कितना बारिश होती है, वहां पे हवा की स्पीड कितनी होती है, हमेशा बदलती रहती। ये सारी चीजें अगर किसी जगह का हम लोग रिकॉर्ड करें तो उस चीजों को क्या कहते, उसी के आधार पे हम वहां पे वेदर कहेंगे। उसके आधार पे कंक्लूजन निकालेंगे कि वहां पे ठंडा है, कि वहां गर्म है, कि वहां बारिश पड़ती है, या कहाँ बीच में है, कहीं बीच में है। ये 3 चीजें हैं, तो उनके बीच में क्या टेम्परेचर है, 4 तरह का है। तो ये सारी चीजें अगर हमको जानना है तो वहां के डेली वेदर रिपोर्ट है, हमारे न्यूज़पेपर में, न्यूज में डेली वेदर रिपोर्ट आती है कि आज बादल ऐसा रहेगा, हवा की स्पीड ये रहेगी, आज का टेम्परेचर ये रहेगा, सूरज इतने बजे निकलेगा, सूरज इतने बजे डूबेगा, आज टेम्परेचर, आज बारिश इतनी होगी, आज ह्यूमिडिटी इतनी है, 80% ह्यूमिडिटी है, 50%, 30%, ये सारी ह्यूमिडिटी की बात की जाती है। तो ये सारे जो पैरामीटर रिकॉर्ड कर दिए मौसम विभाग जो है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो डेली का डेली रिकॉर्ड करके बताता है। इसके बेसिस पे चीजें, फसलों के लिए ये सारे रिकॉर्ड होते हैं, आदमियों को आना जाना है, निकलना है, अगर आज बारिश का सीजन है तो आदमी छाता लेके निकलेगा, बहुत कड़ी धूप है तो उसके हिसाब, बहुत ठंडी पड़ने वाली है तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके निकलेगा। तो ये सारी चीजें वेदर रिपोर्ट आपको बता देता है, एक दिन पहले ही बता देता है, 1 दिन 2 दिन या एक हफ्ते 10 दिन का वेदर रिपोर्ट सब बता देते हैं। फिर देखते हैं द प्लेस, यहां पे क्या है, द प्लेस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर आर नोन एज एलिमेंट। तो वेदर में जो नापने वाली चीजें हैं, क्या क्या हम मेजर करते हैं, उन्हीं को उसका एलिमेंट करते हैं। इसमें जैसे ह्यूमिडिटी करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, ये सारी चीजें। अब हम यहाँ पे बात करें ह्यूमिडिटी क्या होता है। अगर सपोज करिए एयर है, कोई हवा है, ये अगर वॉल्यूम में है 1 लीटर है, ठीक है, वॉल्यूम है, एयर है, तो 1 लीटर एयर है, अगर उसमें
एयर को अलग किया जाए, उसमें मिक्स है पानी, अगर उसमें मिक्स किया जाए 1 लीटर में, अगर उसमें से 30% अगर वाटर निकल जाए तो क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी 30% है। तो उस एयर में पानी के मॉइस्चर का कंटेंट अगर जितना ज़्यादा है उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो आपका कपड़ा सूखने में दिक्कत होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बरसात में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, 90% तक ह्यूमिडिटी, 99, 100% तक ह्यूमिडिटी होती है, उससे ज़्यादा एयर में पानी एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में इसीलिए देखिए आप पंखा चलाइए, कुछ भी करिए, कपड़ा सूखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये ह्यूमिडिटी होती है। तो तब इसके ऊपर टेम्परेचर है, हमने बताया कि नापेंगे कितना गर्माहट है, हार्डनेस, कोल्डनेस, टेम्परेचर है। विंड क्या स्पीड है, हवा एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना तेजी से जाती है, पानी कितना बारिश हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर है। वेदर के एलिमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें। देखिए यहाँ पे एक वेदर चार्ट है कि एक वीक में क्या क्या है। जैसे यहाँ पे एक डेट में नापा गया 28/6 को, मैक्सिमम टेम्परेचर ये था, मिनिमम टेम्परेचर ये था। मिनिमम टेम्परेचर सुबह के 5 और 6 के बीच में नापा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर में 2 से 3 के बीच में नापा जाता है। और मिनिमम ह्यूमिडिटी कितना है, 54% और मैक्सिमम 82%। रेनफॉल के बारे में नहीं बताया है, तो इसका मतलब वहाँ पे गर्म मौसम है, एवरेज है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन अभी रेनफॉल उस दिन नहीं है। तो इसी तरह डेली, जैसे आज का है, सपोज करिए ये 23 तारीख का था, इसी तरह 24 तारीख का होता, 25 का होता, 26 का होता, ऐसे डेली बनाया जाता है, उसका रिकॉर्ड किया जाता है। यही वेदर चार्ट है। ये वीकली बेसिस, फिर मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस बनाई जाती है। तो हर साल का ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी से कंपैरिजन किया जाता है कि एक साल से दूसरे साल कि इस साल वेदर कैसा था, पिछले साल कैसा था, कितना बारिश हुई, क्या हुई, यही इसी से कंपैरिजन किया, उसी के हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि पिछला ये साल ज़्यादा गर्म था, ज़्यादा ठंडा था, ज़्यादा बारिश हुई थी, कम बारिश हुई। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए, क्योंकि इन सब वेदर रिपोर्ट्स के बेसिस पे कई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, बाकी और सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमारे इस साल खेती कैसी होनी है, रहनी है, और सारी चीज़ें कैसी होनी है, व्यापार कैसे चलना है, लोगों का रहन सहन कैसा, कितनी बिजली कंज्यूम होनी है, तमाम तरह के ये सारे चीज़ आंकड़ों के लिए ये सारे रिपोर्ट जरूरी होता है। अब क्या है कि वेदर जो है, कोई वेदर के फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो अगर किसी जगह का वेदर कैसे इफेक्ट करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से वेदर बदलेगा, परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे टेम्परेचर या हीट है, ठीक है, किसी जगह का वेदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू होता है। फिर ह्यूमिडिटी उसमें आती है, एलिमेंट्स ही हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड की स्पीड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेन वाटर है, क्लाउडीनेस बादल कितना है और उस जगह पे कितना बादल घिरा हुआ है वो है। विजिबिलिटी मतलब अगर बहुत ज़्यादा बादल है या कोहरा है तो आप यहाँ से खड़े होकर गाड़ी चलाने में आपको कैसा होगा कि कितनी दूर तक आपको गाड़ी देख सकते हैं। अगर विजिबिलिटी कम है तो ये एडवाइस दी जाएगी आप गाड़ी धीरे धीरे चलाइए, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा की स्पीड कैसी है, तो उससे पता लगेगा कि आपको एरोप्लेन वगैरह ये सब उड़ान अगर भरना है, सारा कुछ है, तो उसके हिसाब से एडवाइस दी जाती है कि इस समय उड़ना सही है कि नहीं सही है, इसलिए ये सारी रिपोर्ट ली जाती है। अब एक वर्ड है वेदर फ्रंट, क्या होता है। सपोज करिए यहाँ का एक कोल्ड वेदर है, यहाँ पे 2 रीजन है, एक रीजन और यहाँ पे एक हॉट रीजन है, ठीक, हॉट है। इन दोनों के बीच में जो ये जगह होती है ये वेदर फ्रंट कहलाती है, जहाँ पे 2 डिफरेंट टेम्परेचर की कंडीशन मिलने वाली जगह होती हैं, उनके बीच का जो जगह होता है वो वेदर फ्रंट कहलाता है। वेदर फ्रंट इज अ बाउंड्री सेपरेटिंग 2 मासेस ऑफ एयर डिफरेंट डेंसिटी। तो यहाँ पे कोल्ड है तो यहाँ की जो एयर की डेंसिटी होगी अलग होगी। मतलब इस क्षेत्र में सपोज करिए ये भी 1 किलोमीटर का एरिया है, ये भी 1 किलोमीटर का, तो यहाँ पे अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे जो एयर होगी वहाँ ज़्यादा एयर आएगी, इसमें अगर हार्ड है तो यहाँ कम एयर आएगी। तो यही कहने का मतलब डेंसिटी अलग है। डेंसिटी के बारे में हमने बताया था, डेंसिटी D = मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम फिक्स है और डेंसिटी ज़्यादा है, दोनों का वॉल्यूम फिक्स है तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पे मास ज़्यादा होगी, ठीक है।
दोनों एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ये भी 1 किलोमीटर एरिया है, लेकिन अगर ज़्यादा डेंसिटी है तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा मास होगा। ठीक है, तो ज़्यादा डेंसिटी मतलब उसमें ज़्यादा भारीपन होना, दैट इज मतलब है ये कहने दो। एयर मास इज सेपरेटेड बाय ए फ्रंट यूजली डिफर इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कहने का मतलब यहाँ पे इसका टेम्परेचर और इसमें पानी की मात्रा एयर में और यहाँ टेम्परेचर की पानी की मात्रा अलग होती है। इन दोनों के बीच की जो एक दीवार बन जाती है उसको वेदर फ्रंट कहते हैं। वेदर एनालिसिस यूजली इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर फ्रंट आल्सो। तो जब वेदर का जो रिपोर्टिंग होती है तो वहाँ वेदर फ्रंट का भी होता है। अब ये ज़्यादा आपको फिनोमेना ज़्यादातर अगर पानी है, कहीं पर समुद्र है, फिर उसके किनारे की जो लैंड है वहाँ पे वेदर फ्रंट आपको मिलेगा। कोई पहाड़ है, ऊपर और नीचे उसकी घाटी में वेदर फ्रंट मिलेगा। प्लेन है तो वहाँ वेदर फ्रंट कम मिलेगा, लेकिन इस तरह के जो अलग अलग प्रकृति नेचर है वहाँ पे वेदर फ्रंट आपको देखने को मिलता है। हमारे रीजन में जैसे हमारी धरती है, हमारी धरती गोल है, तो वहाँ पे अलग अलग रीजनों में अलग अलग क्लाइमेट होते हैं। ठीक है, हमारी अगर ये धरती अगर गोल है तो ये आपका पोलर रीजन हुआ। ठीक है, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन हुआ। ठीक है, इसमें ये जो रीजन है टेम्परेट रीजन होता है, ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना यहाँ ठंडी पड़ती है, यहाँ गर्मी पड़ती है, यहाँ हॉट है वहाँ कोल्ड है, इन दोनों के बीच डिफरेंट होता है। तो ये रीजन जो होते हैं, इन दोनों में एक कोल्ड रीजन और टेम्परेट रीजन के बीच में एक जोन बन जाता है, ये वेदर फ्रंट होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक से दूसरे के जाने के बीच में एक ट्रांजिशन जोन बन जाता है, कि इसी को वेदर फ्रंट बोलते हैं। अब क्या है, हम लोग वेदर की बात की, क्लाइमेट भी वेदर से ही रिलेटेड होता है, लेकिन किसी जगह का क्लाइमेट अगर वहां का 20 से 25 साल का अगर हम वेदर की रिकॉर्ड देखें, उनके 20 से 25 साल 30 साल का वेदर का रिकॉर्ड देखें और रिकॉर्ड देखने के बाद हमको कुछ हर साल एक ही समानता मिलती है, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, अगर वहाँ हमेशा हर साल जो है ज़्यादा बारिश हो रही है, या हर साल ज़्यादा वहाँ गर्मी रहती है, या हर साल ज़्यादा वहाँ पे ठंडी रहती, तो कह देंगे वह रीजन का क्लाइमेट क्या होगा, हॉट क्लाइमेट होगा गर्मी के कारण, रेनी क्लाइमेट होगा बारिश के कारण, और कोल्ड होगा तो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा। जैसे पहाड़ों के क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में, वहाँ हर साल जो है वेदर ठंडा ही रहता है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट क्या कहलाता है, कोल्ड। राजस्थान में गर्मी है तो वहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है साल भर, कई सालों तक, 20-25 साल तक आप ऑब्जर्व करिए, वहाँ हमेशा ऐसे ही देखने को मिलता है, तो कहेंगे वहाँ पे हॉट क्लाइमेट है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो जैसे यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे एक चार्ट लिया गया, श्रीनगर का चार्ट लिया गया है, वहाँ पे देखा गया हर महीने का टेम्परेचर, जनवरी फरवरी दिसंबर तक का यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर देखा गया, मैक्सिमम टेम्परेचर देखा गया और रेनफॉल देखा गया। ठीक है, इसी तरह कई सालों का, 20 से 25 सालों तक का इस तरह का चार्ट अगर देखा जाए, देखने के बाद लगभग यही पैटर्न हो तो हम कह सकते हैं वहाँ पे ठंडी पड़ती है। ये केरला का चार्ट, यहाँ देखिए हमेशा मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ देखिए माइनस में भी जा रहा है, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर माइनस जा रहा है, लेकिन केरला में माइनस कभी नहीं गया। और देखिए यहाँ पे डेली टेम्परेचर भी हमेशा ज़्यादा रहा, और यहाँ बारिश भी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब केरला का टेम्परेचर हॉट और रेनी क्लाइमेट है। ऐसे इससे हम क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन लेते हैं कि अगर हमको कई सालों का अगर वेदर का रिपोर्ट पता है तो उसके बेसिस पे उस जगह को हम बता सकते हैं, वो वहाँ गर्मी पड़ेगी, वहाँ ठंडी पड़ेगी, वहाँ बारिश होगी। सो क्या है, एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर, एवरेज पैटर्न ऑफ रिकॉर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम, से 25 साल 30 साल, इज नोन एज क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। हमने बता दिया, इफ द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्टली, देन we affirm that the climate of that place is hot. If on most of day there is a heavy rain fall in the same place, then we can say that it is wet or hot. वही चीजें हैं कि कई सालों तक अगर हम उसका वेदर रिपोर्ट देखें और वहाँ पे देखें कि हमेशा गर्मी रहती है, तो कहेंगे वहाँ का क्लाइमेट गर्म है। अगर हम वहाँ हमेशा बारिश होती है तो कहेंगे यहाँ का क्लाइमेट बारिश वाला है, और अगर ठंडी है तो वहाँ का है। तो क्लाइमेट जो है किसी जगह की कई सालों की वेदर रिपोर्ट देखने के बाद कंक्लूजन निकालते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि हमारे मैदानी क्षेत्रों में भी ये बदलता रहता है टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब क्लाइमेट को बदलने वाले क्या कारण क्या हैं, वहाँ पे अल्टीट्यूड, ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई, लैटिट्यूड, यहाँ पे ये हमारा सपोज करो पृथ्वी है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर तो
थोड़ा सा और गोला बना लें, इस तरह का है। तो यहाँ पे जो ये इस तरह की जो ग्लोब देखेंगे, इस तरह की जो लाइनें हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स हैं। तो यहाँ पे हाई लैटिट्यूड, ये हाई लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। यहाँ पे मिडिल लैटिट्यूड है, यहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। तो जैसे जैसे क्लाइमेट है, ऊंचाई, पहाड़ों के क्लाइमेट, मैदानी के, समुद्र के किनारे के क्लाइमेट अलग अलग हैं। तो वहाँ पे अल्टीट्यूड, किसी जगह की समुद्र से ऊंचाई क्या है, समुद्र करिए समुद्र है, यहाँ से अगर निवेदन करें तो कोई इस प्लेस की ऊंचाई कितनी है, कोई दूसरा प्लेस हिमालय वाले की ऊंचाई कितना है, तो उससे हम कंपैरिजन करते हैं, सी लाइन से कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ की ऊंचाई अलग अलग है, तो इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट अलग अलग हो सकता है। लैटिट्यूड है, पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे अगर वो कोई जगह है, हिमालय पोलर रीजन में, आर्टिक में, और अफ्रीकन क्षेत्रों में, यूरोपीय क्षेत्र में, तमाम जगह के अलग अलग लैटिट्यूड्स है। ज्योग्राफी एंड टोपोग्राफी, ज्योग्राफी मतलब वहाँ का क्या है, वहाँ की पानी है कि मिट्टी है, ज्योग्राफी मतलब वहाँ मिट्टी है कि पहाड़ है कि रेगिस्तान है या वाटर है, इस तरह ज्योग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ऊंचा ऊंचा है, नीचा है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं वहाँ के क्लाइमेट को। क्लाइमेट अगर ये चीजें बदलती जाएंगी तो उसके हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट भी बदलता जाता है। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंट है, ये दोनों में कंपेरिजन। वेदर को मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड वेदर, तो मेट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो वेदर रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स, डिकेड मतलब डिकेड मतलब कई 20, 30, 40 साल, 50 साल। दिस हेल्प डिटरमाइन वेदर पैटर्न, इससे वेदर पैटर्न पता चलता है। क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर पैटर्न ओवर अ टाइम पीरियड, कई 25-30 साल में, तो वहां से क्या बदलता है क्लाइमेट, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए दोनों में कंपैरिजन है, डिफिनीशन क्या क्या है क्लाइमेट की। द एवरेज कंडीशन एक्सपेक्टेड एट अ पार्टिकुलर प्लेस इन ए गिवन टाइम फ्रेम, तो किसी टाइम फ्रेम में 20-25 सालों के बीच में अगर वहाँ का क्या टेम्परेचर है, वहाँ की क्या चीजें हैं, उससे क्लाइमेट पता चलता है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, एवरेज कंडीशन है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट पार्टिकुलर प्लेस ए टाइम, किसी समय आज और कल ये है, ऐसा है। यहाँ पे कई 10-20 साल की बात है। प्रोजेक्शन क्या है, कैरिड आउट यूजिंग सम टोटल ऑफ वेदर स्टार्टिंग, तो यहाँ पे ये पता 25 से 30 साल का अगर हम रिपोर्ट पता चले, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ का गर्म है, ठंडा है, बरसात है। ये क्या है, इससे क्या है, कैरिड डाटा रिगार्डिंग मेट्रोलॉजी, तो रोज रोज का यहाँ देखते हैं, सोलर कितनी धूप निकलेगी, कितना एयर होगा, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी, ये सारी हम देखते हैं। फैक्टर इसमें क्या क्या है, ये लगभग 25 से 30 साल तक लगता है। इसमें स्प्रेड क्या है, डेली बेसिस पे हम करते हैं। क्लाइमेट को स्टडी करने की जो ब्रांच होती है उसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, और जो वेदर को करती है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। इंग्रेडिएंट क्या है, इनके अंदर क्या क्या डिस्कस किया जाता है, इसमें आपको ह्यूमिडिटी भी चेक की जाती है, रेनफॉल, दोनों में जनरली एक ही चीजें हैं, इन दोनों के इंग्रेडिएंट वही हैं, इसमें भी वही है इंग्रेडिएंट है, इसमें ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, सनलाइट है, विंड है, इसमें भी यही सारी चीजें हैं, रेनफॉल, विंडफॉल, बर्फ, पानी, ये सारा चीजें। टाइम फ्रेम इसमें लॉन्ग टाइम है, इसमें शॉर्ट टाइम है, ठीक है, इसमें शॉर्ट टाइम होता है, इसमें लॉन्ग टाइम से पता चलता है कि वहाँ क्लाइमेट क्या है। हमने डिस्कस कर लिया मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी क्या है। वेदर फॉर कॉस्टिंग, वेदर की जो है घोषणा कर पूर्ण अनुमान लगाने में, ठीक है, कल का कैसा मौसम रहेगा, परसों का, आज के 10 दिन बाद कैसा मौसम रहेगा, उसको करने के लिए मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। ये डेली वेदर रिपोर्ट होता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसी के बेसिस पे प्रिडिक्शन किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी क्या है, वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम, ठीक है, लॉन्ग पीरियड टाइम होता है बार बार। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेदर और क्लाइमेट देख लिए, मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी देख लिए। अब क्या कोई रीजन है, तो हमारे मेनली यहाँ पे 3 तरह के रीजन की हम लोग बात करेंगे, अलग रीजन और भी होते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे 3 तरह की रीजन की बात है। तो अब 3 तरह के रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो जीव जंतु हैं कैसे अपने को ढालेंगे वो यहाँ, जैसे पोलर रीजन है, यहाँ पे एक पोलर बियर का उदाहरण है, जो पोलर बियर है आर्कटिक क्षेत्र में, जो पृथ्वी का ऊपरी वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये नीचे जो क्षेत्र है यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, यहाँ 6 महीने तक धूप रहती है, 6 महीने तक
रात रहती है। तो ये इस तरह के रीजन है। तो यहाँ बहुत ठंडी है, वहाँ पे -70 डिग्री और बहुत जाता है। तो यहाँ पे नॉर्वे है, नॉर्वे वगैरह में रसिया का ऊपरी पार्ट है, ये सारे में वहाँ पे 6 महीने धूप ही रहती। स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये देश हैं, वहाँ पे हमेशा ऐसे ही होता है। तो यहाँ पोलर बियर के बारे में डिस्कस किया कि पोलर बियर का एडॉप्शन दिखाया गया है, उस पर देखेंगे, आगे देखेंगे। तो पोलर रीजन मैनिफेस्ट एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। पोलर रीजन में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। फॉर मोस्ट ऑफ ईयर दिस एरिया आर एक्सट्रीमली कोल्ड। तो यह रीजन में हमेशा साल भर जो है बर्फ से ढका रीजन होता है। सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक यहाँ धूप ही नहीं निकलती। टेम्परेचर यहाँ पे -37 डिग्री तक चला जाता है। नॉर्थ पोलर रीजन जो ऊपर पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक रीजन, इसको आर्कटिक बोलते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको अंटार्कटिक बोलते हैं। ठीक, नीचे वाले रीजन को क्या है, अंटार्कटिक बोलते हैं। एनिमल लिविंग एट बोथ दिस पोल हैव एडजस्ट टू हार्ड कंडीशन। वहाँ की जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो अपने को ढालते हैं। यहाँ पे जैसे देखा जाए, ये पोलर बियर है, यहाँ देखिए बर्फ दिखाया गया, ये बर्फ है, आइस है। तो यहाँ दिखाया गया कि एक पोलर बियर है, वहाँ भालू है जो वहाँ पे रहता है, तो वो दिखाया गया कि वो अपने को यहाँ पे उसके कितने मोटे मोटे बाल हैं। द वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। क्योंकि पोलर बियर वहाँ पेड़ पौधे होते नहीं, तो वो अपने को शिकारियों से बचाने के लिए उसका कलर भी वाइट कलर होता है, तो दूर से ये दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए कहने का मतलब उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू वो अपने को, जैसे भालू जनरली काले दिखते हैं जंगलों में, लेकिन पोलर बियर वाले भालू सफेद होते हैं। ठीक है, वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन स्नो वाइट बैकग्राउंड। इट हैज वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल। ये बहुत दूर से ही चीजों को सूंघ लेते हैं। इट हेल्प द बियर टू लोकेट एनी कैच इट प्रे। तो दूर से ही वो अपने शिकार को सूंघ लेते हैं। इट हैज लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉ। ये पैर जो इनके होते हैं यहाँ पे पंजों में नुकीले होते हैं, जिससे बर्फ पे उनको चलने में आसानी होती है। दिस हेल्प इन वॉक। इनके जो शार्प पंजे उनको चलने में सहायता करते। इट हैज लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स। इसके स्किन में बहुत मोटे फैट स्किन होते हैं, जिससे इनको ठंडियों से बचाती हैं। द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप इट वार्म। फिर क्या है, इट हैज टू थिक लेयर ऑफ फर। फर मतलब बाल, इसके ऊपर बहुत मोटे बाल होते हैं जिससे ठंडी से बचाते हैं। ठीक है, तो सफेद कलर का होने के कारण इसके दूर से शिकारी इसको देख नहीं पाते। तो यही है एडाप्टेशन। जिस तरह का मौसम उसी के हिसाब से जानवर अपने आप को बचाते हैं और उस वहां पे जिंदा रहने के लिए वो अपने को जैसे ढालते हैं। क्योंकि भालू जो है देखिए काला रंग का होता है, लेकिन वहां का भालू, बर्फ का भालू सफेद हो जाता है। तो यही कहने हैं एडाप्शन। क्लाइमेट, दो तरह के भालू हैं, जंगलों में काले वही भालू हो जाते हैं, लेकिन वही बर्फ के समय वो भालू अपने आप को प्रकृति ने उनको चेंज करने की क्षमता दी है, ताकि वहां के उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो रह सके। यही रहने का जो तरीका है, इसी को एडाप्टेशन बोलते हैं। जैसे रेनफॉल, ट्रॉपिकल रेनफॉल, ये कहाँ है, जाके हमारे जो ये धरती है, धरती का जो बीच वाला रीजन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। यहाँ पे बहुत बारिश होती है, यहाँ बहुत बारिश होती है, हमेशा बारिश। और टेम्परेचर, रेन ज़्यादा होती है और यहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। ज्योग्राफी में ये ज़्यादा डिटेल आप पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे, वहाँ समझेंगे। फिर भी हम बता देंगे, क्लाइमेट यहाँ सूर्य की रोशनी हमेशा स्ट्रेट पड़ती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और ये लगभग समुद्र के बीचों बीच होते हैं। इसके आसपास दोनों तरफ ज़्यादातर समुद्र होता है, बहुत कम जगह पे लैंड होती है, लेकिन समुद्र वाला रीजन ज़्यादा यहाँ होता है। इसके कारण यहाँ पे बारिश होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, वहाँ जंगल ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे देखिए जानवर है, ट्यूकन जानवर एक है, और ये फिर लॉयन टेल मकाऊ है। ये जानवर जो है वहाँ पे, क्योंकि पेड़ ज़्यादा होते हैं और ये नुकीले होते हैं, ताकि ये लकड़ियों से कुछ करके निकाल सकें, इसलिए इनके चोंच बड़े हैं। ठीक है, पंजे हैं, पेड़ पे चढ़ने में और वहाँ से शिकार करने में मदद करते हैं। इसी तरह ये अपने आप को, इनका जो मकाऊ है, लंगूर टाइप का ये भी होता है। तो ट्रॉपिकल रीजन है जनरली एक हार्ड क्लाइमेट। यहाँ पे हार्ड क्लाइमेट बिकॉज इट इज लोकेटेड अराउंड इक्वेटर। हमने बताया ये इक्वेटर है, पृथ्वी का बीचों बीच भाग है, इसके आसपास का रीजन होता है।
इन विंटर टेम्परेचर आर एबव, तो यहाँ पे जब ठंडी भी होती है तब भी वहाँ पे 15 डिग्री के ऊपर ही टेम्परेचर होता है और गर्मियों में 40 डिग्री के आसपास या उससे ज़्यादा हो जाता है। द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर द सपोर्टिंग एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो कहने के मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गर्म होता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगते हैं। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगने के कारण यहाँ डिफरेंट तरह के ढेर सारे जानवर पाए जाते हैं, पक्षियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पाए जाते हैं, तमाम तरह के एनवायरनमेंट, नेचुरल क्लाइमेट बहुत ज़्यादा। जैसे अमेजन का फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका में अमेजन का फॉरेस्ट, इसके बाद साउथ अफ्रीका में इस तरह के फॉरेस्ट बहुत मिलते हैं। तो ये सारे जो है इस बेल्ट में जितने भी देश आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल मिलते हैं। अब टेम्परेट ग्रासलैंड की बात की गई, ये जो है कहाँ पे पृथ्वी के, हम यहाँ पे बता देते हैं, ये बीच वाला आपका इक्वेटर रीजन है, ये आपका पोलर है, ये पोलर है, ये इक्वेटर है। इन दोनों के बीच में जो एक रीजन होता है 23.5 डिग्री 23 के आसपास का जो रीजन है, यहाँ पे बीचों बीच, इन दोनों बीचों का जो रीजन होता है उसको टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ पे इसके आसपास घास के मैदान बहुत पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती। The temperate grassland are located north of tropical Cancer और साउथ ऑफ ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न। तो ये जो होता है इसको इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, इसको पोलर रीजन बोलते हैं। ये जो होता है इसको नॉर्थ, ये नॉर्थ गोलार्ध है, ये साउथ होता है। तो यहाँ का जो रीजन होता है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा। और यहाँ पे एक इसी तरह का रीजन होता है उसको मकर रेखा बोलते हैं, इसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और ये साउथ में कैप्रिकॉर्न और यहाँ पे इसको कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो ये रीजन जो है ग्रासलैंड। द मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड इंक्लूड वेल्ड्स ऑफ अफ्रीका में, अफ्रीका के देशों में जो है इस घास के मैदान को वेल्ड बोलते हैं, घास के मैदान को वेल्ड बोलते हैं। और साउथ अमेरिका में इन घास को मैदानों को पंपास बोलते हैं, ठीक है। स्टेपीज, यूरेशिया, रसिया वगैरह के आसपास में इन घास मैदानों को स्टेपीज बोलते हैं। एंड और अमेरिका में इसको प्लेन्स बोलते हैं। तो घास के जो इसके आसपास मैदान है, अलग अलग देश हैं, हर देशों में इन घास के मैदानों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो जैसे वेल्ड, अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड बोलते हैं, साउथ अमेरिका में इसको पंपास बोलते हैं, और यूरेशिया में रसिया और यूरोप के क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में इसको प्लेन बोलते हैं, क्योंकि ये घास के मैदानों में ज्यादातर जानवरों का पालन बहुत किया जाता है और यहाँ पे खेती भी अच्छी खासी, गेहूं वगैरह की खेती बहुत ज्यादा होती है, जानवरों का पालन बहुत होता है, गाय भेड़ ये सब बकरियां बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इस जगह की इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री यहाँ ज्यादा है, मीट इंडस्ट्री ज्यादा है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं ज्यादा। अब हमने बात कर ली, अभी रीजन की बात कर ली, तो हमने एडाप्टेशन की बात की। यहाँ पे वही डायग्राम हम फिर से देख लेते हैं, वही पोलर रीजन में पोलर बियर के ही बारे में हमने फिर से लिया है, क्योंकि पोलर रीजन और एडाप्टेशन में ये दोनों का रिलेशन था। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन एनिमल एडाप्ट और इन्वॉल्व टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन। तो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से जानवर अपने आप को बदलते हैं ताकि उस कंडीशन में वो रह सके। जैसे पोलर बियर का एग्जांपल हमने दिया था, जैसे पोलर रीजन, पोलर बियर हैव व्हाइट फर, हिज आर नॉट विजिबल इजिली इन स्लोइंग फाइट बैकग्राउंड, इट सेफगार्ड देम फ्रॉम प्रेडेटर। प्रेडेटर क्या होते हैं, जो शिकारी होते हैं। और इनकी नोज तेज होती है, जिससे ये अपने प्रे को, अपने शिकार को जिससे खाते हैं, इनको जो है आसानी होती है। दे आर नेचुरली प्रोवाइडेड विथ टू थिक लेयर, इनके ऊपर हमने बताया, इनके ऊपर काफी मोटी बाल होते हैं और इनकी स्किन भी बहुत मोटी होती है, जिसके कारण ये ठंड से अपने आप को बचाते हैं। सो एडाप्टेशन हो गया। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा हम समरी देख लेते हैं। वेदर के बारे में हम लोग डिस्कस किया, क्या है, ह्यूमिडिटी हमने बताया, सन कासेस ऑल वेदर, जैसे सन कहीं पे ज़्यादा सूर्य की रोशनी है तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, सूर्य की रोशनी कम है तो वहाँ का टेम्परेचर, यही कहेंगे सन जो है सारे वेदर को को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा एजेंट है, सबसे बड़ा कारण है।
क्लाइमेट हमने डिस्कस कर लिया, क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। और क्लाइमेट को बदलने वाले जो हैं सनसाइन है, धूप कहाँ पड़ती है, रीजन क्या है, हिली है, प्लेन है, समुद्र से दूरी क्या है, ऊंचाई क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये इक्वेटर से इसकी दूरियां क्या क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट को इफेक्ट करने में। एडाप्टेशन ऑफ क्लाइमेट हमने बताया कि कोई एनिमल उसके हिसाब से अपने को बदलता है, वही को एडाप्टेशन कहते हैं। पोलर रीजन की बात की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की और डेजर्ट की बात की, ये सारे चीज़ें हैं उसके हिसाब से बदलती है। माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे कभी कभी पोलर रीजन में जो पक्षियाँ होती हैं वो ठंडियों में माइग्रेट होके कुछ गर्म प्रदेशों में आती हैं। जैसे साइबेरियन पक्षी होती है वो इंडिया में काफ़ी आती है, इधर इंडिया में आती है। साइबेरिया क्या है, ठंडे रसिया के ऊपरी प्रदेश है जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ से पक्षियाँ अपने को क्लाइमेट के हिसाब से बचाने के लिए उस जगह से दूसरी जगह पे आती है। इन्हीं को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। इट इज मास मूवमेंट ऑफ एनिमल मोस्टली बर्ड फ्रॉम कोल्डर प्लेस टू वार्मर रीजन टू स्केप कोल्ड टू ब्रीड ड्यू टू शॉर्टेज फूड। तो कहने का मतलब वहाँ से ठंडियों में उनको अगर खाना और ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ से चले आते हैं और वहाँ खाना उनको इजीली मिल जाता है, टेम्परेचर उनके अनुकूल हो जाता है। ये बर्ड आर गाइडेड बाय सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार एंड नाइट। तो जो पक्षियाँ इतनी दूर से आती हैं वो अपने सन के अनुसार वो अपने को अपना रास्ता ढूंढती है और रात में चांद के हिसाब से अपने रास्ता ढूंढती हैं। इसमें एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन, एक पक्षी होता है, कम इंडिया फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरिया रसिया का रीजन है, वहाँ से इंडिया आती है ठंडियों में। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।